हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का ये वीडियो आपके BHDAE 182 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके हिंदी भाषा और संप्रेषण का जो पेपर है इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी जो कि आपके जून एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूट्यूब पे इससे पहले मैं आपके लिए 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। सो वो जो 2 क्लासेस हैं ये हमारी 3rd क्लास है। आप जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, उसका PDF भी प्रोवाइड करते हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे आपको जाना है, गूगल पे आप सर्च करेंगे BHDAE 182 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जून 2025। उसके बाद आपको जाना है हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com के लिंक पे। जैसे ही आप इस लिंक पे टच करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट के इस पेज पे। ये जो पूरा आर्टिकल है BHDAE 182 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्जाम, ठीक है। ये जब आप जाएंगे इस आर्टिकल को आप पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है PDF का लिंक मिल जाएगा, ये रहे, ठीक है। सो ये हमारी क्लास 1, ठीक है, और ये हमारी क्लास 2 PDF के लिंक हैं। उसके अलावा आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने BHDAE 182 के जो असाइनमेंट्स हैं और गेस्ट पेपर्स हैं वो हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको BHDAE 182 सर्च करना है। जब आप यहाँ पे BHDAE 182 सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा BHDAE 182 का गेस्ट पेपर जो कि जून 2025 एग्जाम के लिए है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे विद देयर आंसर्स। सो यहाँ से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, मतलब डाउनलोड नहीं, आपको उसे परचेज करना होगा। तो आप वेबसाइट पे जाके कर लेना। कुछ भी दिक्कत आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है आप उस नंबर पे मैसेज कर देना। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो। और गाइज, अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है लिंग विधान और लिंग परिवर्तन को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। लिंग विधान और लिंग परिवर्तन क्या होता है, लिंग क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिंग क्या होता है। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। सो जो भी बच्चे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक है, सो उन्हें हिंदी नहीं आती है तो उनके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताऊंगी ताकि वो भी समझ सके। सो लिंग विधान को हम कह सकते हैं जेंडर, और लिंग यानी कि जो आपका जेंडर होता है, ठीक है। आपके 2 टाइप्स ऑफ जेंडर आप बेसिकली पढ़ते हो, है ना, मेल एंड फीमेल, है ना, या मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर्स को हम पढ़ते हैं, तो वही हिंदी में होता है। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में जो लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपके पुरुषवाचक शब्द जैसे कि लड़का, आदमी और घोड़ा आ जाते हैं। स्त्रीलिंग में आपके स्त्री वाले शब्द आ जाते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, आदमी सो रहा है या औरत सो रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में लड़का, लड़की, आदमी, औरत प्राणीवाचक संज्ञा पद हैं। क्या है ये हमारे प्राणीवाचक संज्ञा पद हैं। इनमें लड़का और आदमी पुरुषवाची है तथा लड़की और औरत क्या है आपकी स्त्रीवाची है, ठीक है। तो लड़का और आदमी आपके क्या हो जाएंगे गाइस, वो हो जाएंगे आपके पुरुषवाची। लड़की और औरत हो जाएंगे आपके स्त्रीवाची। पुरुषवाची लड़का आदमी के अनुसार क्रिया रूप रहा है का प्रयोग हुआ है ना। तो आदमी के लिए क्या लिखा हुआ है, सो रहा है, औरत के लिए रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जो क्रिया होती है ना वो लिंग के आधार पर ही यूज की जाती है। तो प्राणीवाचक संज्ञा पदों में लिंग की पहचान उनके पुरुष या स्त्री होने के कारण आसानी से हो जाती है। अतः पुरुषवाची संज्ञा पद को पुल्लिंग और स्त्रीवाची संज्ञा पद को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो आप दोबारा से समझिए इस चीज को कि आपका क्वेश्चन क्या है, आंसर में आपको कैसे आंसर लिखना है। ये जो कंप्लीट आंसर है मैंने बुक से निकाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे यूट्यूब पे ना ऐसा मटेरियल आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो PDF भी हम आपको दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि लिंग विधान और लिंग परिवर्तन आपसे पूछा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिंग विधान को समझाना शुरू किया। तो जब मैं लिंग विधान को समझा रही हूँ तो उसके अंदर मैं पहले लिंग क्या है ये भी तो बताऊंगी, फिर उसको कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगी, फिर मैं कहूंगी कि जो प्राणीवाचक संज्ञा होती है उसके अंदर क्या रहता है
कि क्रिया जो होती है वो इजीली हम बता सकते हैं, क्योंकि प्राणीवाचक संज्ञा में उसको सुन के पता लग जाता है, लड़का लड़की सुन के ही हमें पता लग जाता है। ये कह रहा है कि प्राणीवाचक संज्ञा पदों में लिंग की पहचान उसके पुरुष मतलब आसानी से हो जाती है, अतः पुरुषवाची संज्ञा पद को पुल्लिंग और स्त्रीवाची संज्ञा पद को स्त्रीलिंग कहते हैं। इन वाक्यों में प्राणीवाचक संज्ञा पदों के अनुसार क्रिया बदली है। इससे पता चलता है कि लिंग के अनुसार क्रिया और विशेषण का रूप जो है वो बदल जाता है ना। लिंग के अनुसार देखा ना आपने कैसे बदला, रही है, रहा है। अब यहाँ पे उन संज्ञाओं की हम बात करेंगे गाइस जो अप्राणीवाचक संज्ञा है, नॉन लिविंग है ना, जैसे कि पंखा, घड़ी। ठीक है, तो प्राणीवाचक आपका क्या हो जाता है, लिविंग, और अप्राणीवाचक आपका क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। ओके, सो नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। पंखा चल रहा है, दिस इज पुल्लिंग, एंड घड़ी चल रही है, ये आपका स्त्रीलिंग है। यह कमरा, यह बड़ा कमरा है, वह छोटी मेज है। तो छोटी, यहाँ पे मैंने क्या देखा कि विशेषण जो है, ये देखो, ये रहा है, रही है, ये आपकी क्या है, क्रिया है। समझ में आ रहा है क्या है ये, क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो जो वर्ब है वो मुझे जेंडर बता रही है ना, वर्ब से मुझे जेंडर पता चल जा रहा है। सेकेंड, यहाँ पे बड़ा और छोटा, ये क्या है, हमारे विशेषण है, विशेषण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इसका क्या जेंडर है। तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग पहचानने के लिए क्रिया और विशेषण का मुझे क्या लेना पड़ रहा है, सहारा लेना पड़ता है, ये आप बताएंगे। फिर आप कुछ विशेष बातें बताएंगे, जैसे कि एक लिंगी शब्द होते हैं जो पुल्लिंगी रहते हैं, चीता, गिद्दड़, कौवा। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, मछली, तितली, मक्खी, जो स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। इसके आगे हम नर और मादा जोड़ते हैं, नर चीता है ना, मादा चीता, मादा मछली, ऐसे जोड़ते हैं। फिर दूसरे होते हैं आपके उभयलिंगी शब्द, जिसमें जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर। इनका लिंग वाक्य की क्रिया से पता चलता है। प्रधानमंत्री जा रही हैं, स्त्री, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पुरुष। तो यहाँ पे जो उभयलिंगी शब्द होते हैं इनमें हमें क्रिया से पता चलता है। अभी मेरा जो क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट था वो यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ अपने आंसर में। अगर आपको परफेक्ट आंसर लिखना है तो जैसे मैं आंसर प्रोवाइड करती हूँ एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आना। तो ये आपने यहाँ पे लिंग विधान बता दिया है, और अब आप यहाँ पे लिंग परिवर्तन को स्पष्ट करेंगे। व्हाट इज लिंग परिवर्तन? लिंग परिवर्तन का मतलब होता है जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मेल एंड फीमेल में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे कि ई जोड़कर हम करते हैं, सबसे पहले लड़की घोड़ा का घोड़ी हो जाता है तो हमने ई जोड़ दिया इसके अंदर। व्यवसाय के अनुसार हम बनाते हैं, कुम्हार का कुम्हारिन हो जाता है, पंडित का पंडिताइन हो जाता है, नौकर का नौकरानी हो जाता है। विशेष प्रत्यय हम उसमें जोड़ते हैं, शेर का शेरनी, अध्यापिका, बालिका, प्रियतम का प्रियतमा, श्रीमान का श्रीमती। अलग अलग शब्द भी होते हैं, जैसे राजा रानी, वर वधू, भाई बहन। तो जरूरी नहीं है कि सब में जोड़ा ही जाता है, कुछ अलग शब्द भी होते हैं। कुछ मूल स्त्रीलिंग शब्दों से भी पुल्लिंग बनते हैं, जैसे भैंस का भैंसा, बहन का बहनोई, जीजी का जीजा। सो अप्राणीवाचक संज्ञाओं में अब हम लिंग के नियम देखेंगे। जैसे कि आकारांत शब्द सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि कमरा, पैसा, केला। ये सब हम क्या देखते हैं, मोस्टली आपके पुल्लिंग रहते हैं। इसमें हमें अपवाद देखने के लिए मिलता है, सभा और ममता। फिर होते हैं हमारे इकारांत शब्द जो कि सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घड़ी, रोटी, धोती। ठीक है, बल पानी और मोती। यहाँ पे हमें अपवाद। अपवाद का मतलब क्या है गाइस? अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शंस। ठीक है, आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपने बहुत सारे एक्सेप्शंस भी पढ़े होंगे, तो हिंदी में भी एक्सेप्शंस की कमी नहीं है। इसको आप समझिए कि अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिसमें आपका कमरा, पैसा और केला आता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सभा जो है वो स्त्रीलिंग होता है। वहीं घड़ी, रोटी, धोती जो कि इकारांत शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि अकारांत का मतलब क्या है? आ पे एंड होने वाले, अ पे एंड होने वाले। इकारांत का मतलब क्या है? ई पे एंड होने वाले, स्त्रीलिंग होंगे। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, पानी और मोती जो कि आपके पुल्लिंग होते हैं। पा, पन, त्व वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बुढ़ापा, बचपन, ममतव, ये दोनों आपके ये सब क्या है? पुल्लिंग है। हट, वट वाले जो होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। घबराहट, सजावट, मिलावट। तो लिंग शब्द का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग के अनुसार क्रिया विशेषण और वाक्य रचना बदलती है। कुछ निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन भाषा अभ्यास से लिंग विधान और लिंग परिवर्तन को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप? तो लिंग शब्द का वह रूप है जिससे क्या ज्ञात होता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है।
हिंदी में लिंग के अनुसार क्रिया विशेषण और वाक्य रचना बदलती है। देखा ना आपने कैसे लिंग के अनुसार हमने क्रिया को बदला, जब मैंने कहा कि रही है, रहा है, कैसे मैंने विशेषणों को बदला, तो आप समझ सकते हो कि कैसे क्रिया और विशेषण लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गाइस। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना, और अगर आपको फ्री पीडीएफ नहीं मिलता है तो उसके लिए आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपकी रिवीजन में आसानी होगी। आप चाहे तो उनके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आपको लिखित संप्रेषण को स्पष्ट करना है। सो गाइज, आपकी बुक के अंदर ये आपके यूनिट में दिया हुआ था, ब्लॉक 2 के अंदर दिया हुआ है ये। तो लिखित संप्रेषण को स्पष्ट करने में ना उसने पता है क्या बता रखा है, बुक के अंदर उसने बता रखा है कि कैसे जो संप्रेषण है ना, लिखित संप्रेषण, इसका विकास हुआ है, उसने ये बता रखा है। तो हम यहाँ पे उसको ही समझेंगे। सारा मटेरियल मैंने बुक से लिया, आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती गई, लोगों की जीवन शैली कैसी होती गई गाइज, जटिल होती गई। इसी के साथ यह कठिन हो गया कि हर वस्तु को चित्रों के माध्यम से लिखा जाए, है ना। अब पहले क्या होता था, जब लोग पहले लिखते थे तो हर शब्द का ना एक चित्र बना देते थे। जैसे उसको पेन है लिखना है तो पेन का चित्र बना देगा, पेड़ लिखना है तो पेड़ का चित्र बना देगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ना। अब क्या रहता है कि जो लिपि होती है उसका अगला चरण आपका क्या होता है, शब्द लेखन, है ना। लिपि का नेक्स्ट क्या होता है, शब्द लेखन। तो अब लिपि ऐसी बन जाती है कि उसमें हम प्रतीक का यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आप चित्र वाला समझो कि चित्रों के माध्यम से हम लिखते थे। अब क्या मैं चित्र में अपनी भावना बता सकती हूँ, मैं गुस्सा हूं या जो भी क्रियाएं हैं मैं वो बता सकती हूँ, वो डिफिकल्ट हो जाता था। तो इसलिए लिपि का विकास धीरे धीरे किस में हुआ, प्रतीकों में हुआ, यानी कि सिंबल्स में मुझे फिर लिपि का विकास देखने के लिए मिला। अब लिपि में चित्र नहीं बल्कि शब्दों के लिए प्रतीक इस्तेमाल होने लगे। क ये प्रतीक है, ठीक है, ख ये प्रतीक इस्तेमाल होने लगे। अब ऐसी लिपि बन गई जहां प्रतीक वस्तु के नहीं बल्कि शब्दों के थे। आज की ज्यादातर लिपियां ध्वनि आधारित हैं, मतलब जब हम किसी शब्द को जैसे बोलते हैं उसी के अनुसार उसका अक्षर बनता है। जैसे मैंने बोला क, तो क ध्वनि के लिए एक शब्द है, म ध्वनि के लिए एक शब्द है, ल ध्वनि के लिए आपका एक वर्ण ये जो है, ठीक है। तो यहाँ कमल के लिए उसका चित्र नहीं बनाते बल्कि उसकी ध्वनि के प्रतीक जो उसके अक्षर हैं। ध्वनि के प्रतीक का मतलब क्या है, ध्वनि के प्रतीक का मतलब है अक्षर, अक्षर को क्रम से लिखते हैं। तो यह लिपि चित्र लिपि से अलग है। चित्र लिपि में हर चीज का एक चित्र बनाया जाता था। ध्वनि आधारित लिपि में हर शब्द के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, चाहे वह कोई वस्तु हो या भावना हो। तो आप बोलेंगे कि हम तो संप्रेषण लिखने आए थे तो लिपि क्यों लिख रहे हैं, तो संप्रेषण क्योंकि आपका लिखित संप्रेषण की बात हो रही है, तो लिखना कहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम में आए या ना आए, आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यह लिपि चित्र लिपि से कैसे अलग है, तो चित्र लिपि में चित्र बनाते थे और ध्वनि आधारित में निश्चित चिन्ह बनाते हैं। इससे यह लिपि भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को भी व्यक्त कर सकती है। उदाहरण है चीनी भाषा की लिपि, है ना। वो तो कोई भी भाषा की लिपि हो सकती है, लेकिन इसकी भी कुछ समस्याएं हैं। अगर हर शब्द के लिए अलग प्रतीक बनाया जाए तो ऐसे प्रतीकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इतने सारे प्रतीकों को याद रखना, पढ़ना और लिखना कैसा होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये प्रतीक शब्द के प्रतीक बता रहा है। जैसे कि कमल हो गया ना, अगर मैं शब्द के प्रतीक बनाती तो कमल के लिए मैं कमल का फूल बना देती, पेड़ के लिए मैं पेड़ बना देती। तो ये कह रहा है कि वो मतलब क्या होता, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता, खासकर जब जटिल भावनाओं और अमूर्त विचारों की होती है, ठीक है। सो उनका अर्थ समझना और व्यक्त करना भी कठिन हो जाता है। तो शुरुआत में लोग चित्र बनाकर चीजें लिखते थे, पर भावनाएं और विचार चित्रों से व्यक्त नहीं हो सकते थे, इसलिए लिपि का विकास शब्द और ध्वनि आधारित प्रतीकों के ओर हुआ। आज के अधिकतर लिपियां इसी प्रणाली पर आधारित हैं, जिससे लिखना, पढ़ना और समझना पहले से आसान हो गया है। अब ये जो इतना सारा मैंने आपको बताया है ना, ये सिर्फ आपके आंसर का इंट्रोडक्शन है, अभी आंसर तो शुरू हुआ ही नहीं है। देखो, हिंदी ना लेंदी होती है, तो आपको ना डरना नहीं है। अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो अब भाई उसको आपको पढ़ के चलो, उसको समझ के चलो। अब हम यहाँ पे वर्णनात्मक लिपि व्यवस्था को समझेंगे। अभी मैं इस आंसर के दो मेन हेडिंग्स हैं, जिसमें हम वर्णनात्मक लिपि व्यवस्था और देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था को समझेंगे।
तो जैसे जैसे लेखन में संप्रेषण की जरूरतें बढ़ी, एक नई लेखन प्रणाली विकसित हुई। क्या बताना है? जैसे जैसे लेखन में संप्रेषण की जरूरत बढ़ी, एक नई लेखन प्रणाली विकसित हुई जिसे अक्षरिक लेखन व्यवस्था कहा गया। इसमें किसी पूरे शब्द के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं बनाया गया, बल्कि हर अक्षर के लिए क्या करा गया, अलग अलग चिन्ह तय किए गए, जैसा भी मैंने आपको ऊपर कमल के उदाहरण में बताया था। अब किसी शब्द को लिखने के लिए उसके अक्षरों को जोड़कर लिखा जाने लगा। चूंकि अक्षरों की संख्या शब्दों की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए यह व्यवस्था शब्द चित्र लेखन की तुलना में ज्यादा सरल और याद रखने में आसान थी। समझ में आया आपको कि क्या आसान था? अक्षरों को जोड़कर लिखना आसान था, क्योंकि अक्षरों की संख्या कम होती थी। इस प्रणाली की सबसे खास बात यह थी कि यह अक्षरों की ध्वनियों पर आधारित थी। इसी ने आगे चलकर वर्णनात्मक लिपि व्यवस्था को जन्म दिया। अब हम यहाँ पे वर्णनात्मक लिपि की विशेषताओं को देखेंगे, जैसे कि इसमें हमें वर्णों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। जैसे कि इसमें हर ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। हिंदी में अ ध्वनि के लिए अ वर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लेखन और उच्चारण का इसमें मेल होता है। जिस तरह कई ध्वनियां मिलकर एक शब्द बनाती हैं, उसी तरह वर्ण मिलकर उस शब्द का लिखित रूप तैयार करते हैं। अब देखो यहाँ पे पानी की जो ध्वनि है, अब यहाँ पे ना आपको अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। देखो पा, आ, नी, ये पूरा, तो इन ध्वनि के प्रतीकों को उसी क्रम में लिखने से शब्द बनता है। तो जैसी मेरी ध्वनि आ रही थी वैसा मैं प्रतीक लिखूंगी। प, अ की ध्वनि आई तो अ, न की आई तो न, ई की आई तो ई, तो बन गया पानी। तो इसमें मैंने ध्वनि के प्रतीकों को उसी क्रम में लिख दिया है। इसमें मुझे सरलता और वैज्ञानिकता भी देखने के लिए मिलती है। चित्रलिपि या शब्द चित्र लेखन की तुलना में यह प्रणाली अधिक सरल है। इसमें हर वर्ण किसी वस्तु या शब्द का नहीं है, बल्कि वह किसका प्रतीक है? ध्वनि का प्रतीक है। ये समझ लो भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ध्वनियों की संख्या सीमित होती है, जिससे इसे सीखना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे भाषा की स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो यह प्रणाली मौखिक भाषा का सटीक प्रतिबिंब है। इसमें उच्चारण और लेखन के बीच हमें तालमेल भी देखने के लिए मिलता है। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हिंदी में प के लिए हमेशा पा ही लिखा जाता है। अंग्रेजी में समस्या देखने के लिए मिलती है। स के लिए सिटी, फिर कट के लिए स के लिए क के लिए भी सी, मतलब ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, सी जो है उसमें का की भी साउंड आती है और सा की भी साउंड आती है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। सेम जी में आती है, जी की साउंड ग भी आती है और मतलब जी सी आती है, जीनियस, ज भी आ रही है ना। तो हम क्या देखते हैं कि वर्णनात्मक लिपि व्यवस्था हिंदी जैसी भाषाओं में ध्वनि और लेखन के बीच स्पष्ट संबंध बनाती है, जबकि कुछ भाषाओं में यह संबंध कैसा है? जटिल है ना भाई, कंफ्यूजिंग तो है ही। अब वर्णनात्मक लिपि व्यवस्था सबसे अधिक सहज और वैज्ञानिक स्पष्ट लेखन प्रणाली है। यह चित्रलिपि या शब्द लेखन की तुलना में कहीं अधिक व्यवहारिक भी होती है, क्योंकि इसमें केवल ध्वनियों की पहचान करके हम पूरा भाषा संप्रेषण कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी। सो नाउ गाइस, अब हमारा इसी आंसर का सेकंड जो मेन पॉइंट है वो है देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था क्या है। अभी आपने ऊपर क्या समझा? अभी यहाँ पे आपने ये समझाया है कि कैसे लिखित संप्रेषण की शुरुआत होती है, कैसे पुराने समय में जो लोग थे वो चित्रों का इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उन ध्वनियों के अक्षरों को बना लिया, ध्वनियों के प्रतीकों को बना लिया। फिर इससे क्या फायदे हुए? ये जो वर्णनात्मक लिपि व्यवस्था थी ये इतनी सरल थी, आसान थी, इसकी क्या विशेषताएं थी आपने वो बताना है। देन आप जो है यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि वाई हिंदी इज बेटर देन इंग्लिश, आप ये भी कह सकते हो। अब हम यहाँ पे देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, जो कि आपका ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ओके, सो चलते हैं। देवनागरी लिपि जो संस्कृत, हिंदी जैसी भाषाओं में इस्तेमाल होती है, बहुत ही वैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें हर ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर होता है, जैसे क ध्वनि के लिए का ही लिखा जाता है। समय के साथ भाषा में बदलाव होते हैं, कुछ ध्वनियां और अक्षर धीरे धीरे इस्तेमाल में नहीं रहते, लुप्त हो जाते हैं। हिंदी में ये वाला एक अक्षर होता था, ये लुप्त हो गया है। कुछ पुराने वर्ण री से ऋषि, श का प्रयोग अभी भी हम देख रहे हैं, बट उसके उच्चारण में बदलाव हो जाता है। जब एक भाषा दूसरी भाषाओं के संपर्क में आती है तो उसमें नई ध्वनियां और शब्द भी आते हैं।
आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि भारत में अगर हिंदी बोली जाती थी तो जब हमारे देश पर अलग अलग जगह से लोग आए, फारस से आए, अरब से आए, टर्की से आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में आ गए, जैसे खबर, गबन, फायदा, कॉलेज। इन शब्दों का उच्चारण थोड़ा अलग हो सकता है, फिर भी मतलब समझ में आ जाता है। लेकिन कभी कभी एक जैसे बोलने वाले शब्दों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं, जैसे हॉल, हाल, दशा, है ना, कमरा भी होता है वो, हुनर, फन के लिए फन, नाक का फन होता है एक। तो इसलिए सही उच्चारण जरूरी है ताकि मतलब समझ सकें। तो बोलते समय भाव और अर्थ सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि बोलने के ढंग से भी समझा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बोलने के ढंग से हम समझते हैं। जैसे मैंने बोला रोको मत जाने दो, यानी कि मैं उसको जाने के लिए मना कर रही हूँ। मैं कह रोको मत जाने दो, यानी कि उसको जाने दो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो मतलब बोलने का ढंग है, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है। तो लेखन भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बोलने से अलग और स्थायी होता है। बोलना तो हर बच्चा खुद ही सीख जाता है, लेकिन लिखना और पढ़ना उसे सिखाना पड़ता है। आज के समय में लिखित भाषा बहुत ज़रूरी हो गई है, चाहे समाचार पढ़ना हो, बोर्ड समझना हो, पढ़ाई करना हो। तो अब लेखन का क्या फ़ायदा है? लेखन से देखो जो दूर दूर बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी आपस में संपर्क कर लेते हैं। अखबार और किताबों से हमें जानकारी मिलती है, जानकारी सुरक्षित रहती है और बार बार पढ़ी जाती है। लिखित भाषा में स्थिरता और एकरूपता होती है, जबकि बोली में बदलाव होता रहता है। जैसे बाबूजी को कहीं बाऊजी और कहीं बौजी लिखा जाता है, बट जब मैं लिखूंगी तो बोला जाता है। बोलने में डिफरेंस होता है ना, बाबूजी को वो कुछ लोग बाऊजी कहेंगे, बाऊजी जल्दी जल्दी बोल देंगे, बट लिखने में हमेशा क्या लिखेगा, वो बाबूजी ही लिखेगा, जिससे कि हर कोई सही तरीके से उसको समझ सके। इस तरह लेखन भाषा को स्थिर, स्पष्ट और समाज में उपयोगी बनाता है। तो इस तरीके से हमने लेखन वाला जो टॉपिक है उसे फिनिश कर लिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। ओके स्टूडेंट्स।